brought to you by Savalon स्वास्थ्य इंडिया मिशन। सही आदतें। Keep yourself protected with the 3 good habits. SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन। प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और आज हम फिर से आपको मिलवाने वाले हैं एक बेहद ही खास शख्स से। जैसा कि आपको मालूम है कि इस शो में हम डिसेबिलिटी से रिलेटेड बात करते हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज के साथ बात करते हैं जिन्होंने डिसेबिलिटी सेक्टर में कंट्रीब्यूट किया हो। तो आज का जो शो होने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, अवेयरनेस के हिसाब से भी और इंस्पिरेशन के हिसाब से भी। तो इस शो से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। शो के बाद आप अपना फीडबैक हमें यूट्यूब पे भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, या फिर हमारी वेबसाइट या सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म से आप फीडबैक हमें दे सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास शख्सियत थे जो एक इंस्टीट्यूट, एक सोसाइटी को रन कर रहे हैं, जिसके अंदर 4 इंस्टीट्यूट वो रन कर रहे हैं। क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं और कितना पुराना इनका इंस्टीट्यूट है, उस सब की हम बात करेंगे। आज हमारे साथ कर्नल सर हैं। ये सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड चला रहे हैं, जिसके अंदर 4 स्कूल है पंजाब में। पटियाला स्कूल फॉर द ब्लाइंड, पटियाला स्कूल फॉर द डेफ, पटियाला स्कूल फॉर द डेफ ब्लाइंड एंड अर्ली इंटरवेंशन सेंटर फॉर द डेफ इन्फेंट्स। तो जानेंगे कि वहां क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो उड़ान पे। थैंक यू डैनिश जी, थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल टू यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को मौका दिया आज हमारे स्कूल्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में हमारे दर्शकों को बतलाने के लिए। तो कर्नल सर, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि आप कर्नल भी रहे हैं, तो कैसे आपके पिताजी ने इस स्कूल को शुरू किया था, तो कैसे ये जर्नी शुरू हुई? देखिए, मैं बहुत अर्ली इन लाइफ, जब मैं तकरीबन 17 साल का था, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में मेरी सिलेक्शन हो गई थी खड़कवासला में। और 1962 में मैंने एनडीए को ज्वाइन किया इन खड़कवासला। और 3 साल की ट्रेनिंग के बाद फिर 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद 1966 में कमीशन मिला एज ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी इन सिख रेजिमेंट। और फिर मेरा आर्मी का कैरियर वहाँ से शुरू हुआ। आर्मी के कैरियर में आपको मालूम है कि बड़ा टफ कैरियर है और पूरा देश, पूरा नॉर्थ साउथ ईस्ट में देखने के लिए, सेवा करने के लिए हमारा सौभाग्य मिला। 1991 में मेरे फादर ने मेरे को बोला कि बेटा आप प्री मैच्योर रिटायरमेंट लो आर्मी से, ताकि आप जो वो एनजीओ चला रहे हैं पटियाला में, आप उनको आके देख सकें। मैं, जैसे आपने बतलाया कि सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप्ड, ये मेरे पिताजी ने शुरू की थी 1967 में और अभी ये 54 साल पुरानी संस्था हो चुकी है। ये संस्था जो 2 नेत्रहीन बच्चों से शुरू हुई थी, आज इसमें तकरीबन 4 तरह की कैटेगरीज के
जो स्टूडेंट्स हैं 421 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 350 बच्चे हमारे हॉस्टल में हमारे पास रहते हैं। और जो इंस्टीट्यूशंस स्कूल्स हम इस सोसाइटी के अधीन चला रहे हैं वो है पटियाला स्कूल फॉर द ब्लाइंड, पटियाला स्कूल फॉर द डेफ, पटियाला स्कूल फॉर द डेफ ब्लाइंड एंड पटियाला अर्ली इंटरवेंशन सेंटर फॉर द डेफ इन्फेंट्स। तो जितने भी हमारे जी स्कूल हैं ये प्री नर्सरी टू क्लास 12 तक है, और उसके बाद में थोड़ा बहुत वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रयास भी हम यहाँ से करते हैं। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। सर हमें दो चीजें बताएं। एक, जैसे आपने बताया कि 2 नेत्रहीन बच्चों से इस संस्था को शुरू किया गया। 2 चीजें जानना चाहते हैं। एक तो आपके फादर साहब के बारे में कि उन्होंने कैसे सोसाइटी को शुरू किया, क्या कब, मतलब उन्होंने अगर आपके साथ शेयर किया हो कि कहाँ से उनको लगा कि मुझे डिसेबल्ड बच्चों के लिए काम करना चाहिए। क्या ये आर्मी का कोई इंसिडेंट था, क्योंकि वहां भी काफी इंजरीज आती हैं, डिसेबिलिटीज होती हैं। और दूसरा, जब आपको बुलाया गया तो आप इंटरेस्टेड थे या क्योंकि पिता ने कहा तो बात माननी है इसलिए आप आ गए? देखिए, जो स्कूल्स की शुरुआत है, मेरे फादर जिनका नाम था सर अमर सिंह कंबोज, पटियाला के एक वो बहुत बड़े और माने हुए फिलैंथ्रोपिस्ट थे, और गरीबों की सहायता के लिए ही उन्होंने अपना पूरा पूरा जीवन लगाया। लेकिन जो ये सोसाइटी और स्कूल चलाने का जो मकसद था ये कभी उनके दिमाग में नहीं आया, लेकिन परमात्मा ने चाहा और ये संस्था शुरू हुई। मेरे फादर सुबह को सैर करने के लिए जाते थे, और एक दिन जब वो सुबह सैर करने के लिए निकले तो उन्होंने सड़क के किनारे के ऊपर 2 नेत्रहीन छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए देखे, और उन्होंने उन बच्चों को जाके पूछा कि बेटा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कैसे यहाँ पटियाला में आए हो। तो उन्होंने बतलाया कि सर हम पिछले 3-4 दिन से पटियाला में घूम रहे हैं, और हम दोनों इच्छुक हैं कि हम किसी स्कूल में हम एडमिशन लें और हम पढ़ाई करें। लेकिन जहाँ भी हम जाते हैं हमारे को कोई मानता नहीं है और एडमिशन हमारे को नहीं मिलती, और ना ही हमारे पास यहाँ पर कोई रहने के लिए जगह है। मेरे पिताजी ने अपनी सैर तो भूल गए और उन बच्चों को हाथ पकड़ के घर में ले आए, और घर में लाकर उन दोनों बच्चों को एक कमरा दिया और बोला कि अभी आप यहाँ पे रुको और मैं देखूंगा कि आपके लिए मैं ज़िंदगी में क्या कर सकता हूँ। उसके बाद वो पंजाब में और दिल्ली तक काफ़ी जगह में वो गए नेत्रहीन बच्चों का स्कूल ढूंढने के लिए, जहाँ पर इनको एडमिशन मिल सके और ये ज़िंदगी का बाकी का सफ़र तय कर सके। लेकिन उनको कोई ऐसी जगह नहीं मिली, तो उन्होंने निश्चय किया कि क्यों ना मैं अपना स्कूल पटियाला में शुरू करूं इन बच्चों के लिए। और यहाँ से, इस इंसिडेंट से ये जो स्कूल्स हैं ये शुरू हुए। और उनका घर के पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी उन्होंने सोचा कि इस प्रॉपर्टी में मैं स्कूल चलाऊंगा, और ये बच्चों को फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसमें एडमिशन दिलाई, वहाँ पर उन्होंने स्कूल खोला, और ऐसे ये पटियाला स्कूल फॉर द ब्लाइंड की जो स्थापना थी वो हुई। जी, और आपका आना, जब आपको पिता साहब ने बुलाया तो आप इस काम में इंटरेस्टेड थे या? जी देखिए, ये मैं उस टाइम अपने कैरियर के बिल्कुल शिखर पर था, और आगे एक बड़ा फ्यूचर था मेरा आर्मी में, और दूसरी तरफ था कि मेरे पिताजी के 7-8 बड़े अच्छे एनजीओ थे पटियाला में जो बहुत कामयाबी से वो उनको चला रहे थे। और जब 1992 में भी जब ये स्कूल्स थे तो इनमें तकरीबन 70-80 बच्चों की संख्या थी जब ये, और स्कूल काफ़ी आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब ऊपर बढ़ते हैं तो उतनी समस्या भी आती हैं, और पिताजी की उम्र ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा टाइम नहीं डिवोट कर सकते थे।
तो वो पूरा 1 साल मेरे पीछे मेरे को दलील देते रहे कि आप फौज छोड़ो, फौज छोड़ो। तो आखिर में मैंने फिर निर्णय लिया कि मेरा ख्याल फौज छोड़ना बेहतर है और जाके जो ये भलाई का काम है उसमें मैं अपना बाकी का जीवन व्यतीत करूं। और इसी के अधीन मैंने फिर आर्मी से प्री मेच्योर रिटायरमेंट ली और पटियाला में आकर अपने पिताजी के साथ संगूल ये स्कूल्स की, सोसाइटीज़ की और जो बाकी के एनजीओज हैं उनकी देखभाल में मैं जुड़ गया। कर्नल साहब, तो ऐसे आप वहाँ भी देश की सेवा कर रहे थे, आप यहाँ भी देश की सेवा कर रहे हैं, तो नजरिया की बात है, जॉब तो अभी भी आपकी फौजियों से कम नहीं है। खैर देखिए, जो देश की सेवा है वो एक अलग विषय है और जो समाज की सेवा है वो टोटली अलग विषय है जी। और जो मेरे को संतुष्टि इस सेवा में मिलती है वो फौज में रहकर संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर तो पूरा का पूरा काम जो आदेश मिलते हैं, जो ऑर्डर्स मिलते हैं, उनके मुताबिक हमारे को पूरा पूरा अपनी जिंदगी व्यतीत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हम अपनी मन मर्जी के मालिक हैं, जो हम चाहे हम वो कर सकते हैं। तो दोनों में बहुत अंतर है और लेकिन जो सेटिस्फैक्शन और जो प्रसन्नता यहाँ पर बच्चों के साथ और ये सेवा करने में मिलती है उसका एक अलग ही नज़ारा है और यही मेरा मंतव्य है कि ये सेवा में हम जुड़े रहें। तो कर्नल साहब ये बताएं कि 4 स्कूल हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं इसको रन करने में, क्योंकि अलग अलग हैं, ब्लाइंड का स्कूल है, ब्लाइंड डेफ का स्कूल है और इंटरवेंशन सेंटर है, तो अभी कोविड भी चल रहा है, तो कैसे परिस्थितियों को देखते हैं, क्या चैलेंजेस आपको डे बाय डे फेस करने पड़ते हैं, और अभी फंडिंग के भी काफी इशू आ रहे हैं, क्या आपकी संस्था भी जूझ रही है उससे? देखिए, ऐसे है कि जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जहाँ पर एक तो हमारे स्कूल में ये को एजुकेशनल है और रेजिडेंशियल है। तकरीबन 50% बॉयज़, 50% गर्ल्स, ब्लाइंड, डेफ ब्लाइंड कैटेगरी के बच्चे हैं हमारे पास, जिसमें से तकरीबन 350 बच्चे हमारे हॉस्टल में रहते हैं। बॉयज़ का अलग हॉस्टल है, गर्ल्स का अलग हॉस्टल है और इतने संख्या में इतने बड़े बड़े बच्चों के जो बच्चे क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 में हो जाते हैं, वो बच्चे तकरीबन 18, 19, 20, 21, 22 साल की उम्र के होते हैं, जो कि जिनको के संभालना और गाइड करना एक बहुत ही उसके लिए एक टेक्निक चाहिए और उनको संभालने का और उनकी काउंसलिंग का एक अलग ही अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे को ये जानकर बहुत खुशी होगी और बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई ऐसा पिछले 54 साल की जो हमारी ये सोसाइटी चली है, इसमें कभी भी कोई ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ जिसके वजह से कि कोई हमारी सोसाइटी के ऊपर कोई धब्बा आया हो या कोई बैड नेम टू द सोसाइटी या स्कूल्स के ऊपर या मैनेजमेंट के ऊपर कोई ना कोई चीज़ आई हो। जहाँ तक आपने साथ में जो हमारा हॉस्टल है, बच्चों के खाने पीने का पूरा बंदोबस्त, बच्चों के रहने का पूरा बंदोबस्त, जो भी जितनी उनकी डेली नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी की पूरी इन बच्चों की हमारी सोसाइटी मीट करती है। और सबसे बड़ा आश्चर्य वाला जो बात है कि आज तक हमने किसी बच्चे से कोई फीस चार्ज नहीं की। ये टोटली पूरे स्कूल्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं फॉर ऑल द चिल्ड्रन, किसी भी कैटेगरी के हों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, निःशुल्क है। और बच्चे सिर्फ अपना एक छोटा बैग लेकर आते हैं स्कूल में और बाकी की जो भी सुविधाएं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका हॉस्टल, उनका रेजिडेंस, उनका खाना पीना, उनका यूनिफॉर्म, उनकी किताबें, उनके जो बाकी की रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह, पूरा का पूरा सोसाइटी देती है। और जहाँ तक आपने फंडिंग की बात की है,
मैं तो कहूँगा कि हमारा जो फंडिंग का मेन बेस है वो है भगवान। और हमारे को डोनेशन आती है इन बच्चों के लिए, और ये बच्चे जो हमारे हम इनको एक गॉड या एक इनको एंजल्स की तरह समझते हैं और इनको जिंदगी में तैयार करते हैं। इन्हीं की प्रार्थना की वजह से हमारे पास डोनेशन आती है कि हम ये स्कूल और सोसाइटी को चला रहे हैं। हमारे को पहली ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सन 2017 में मिली, 51 इयर्स के बाद। और ये ग्रांट भी जो हमारे को मिलती है, जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है सोसाइटी का एक साल का, उसका तकरीबन 35% मीट करती है। बाकी की जो तकरीबन 65% एक्सपेंसेस हैं वो हम फिर भी हमारे को जो डोनेशन में दान में लेने पड़ते हैं इस संस्था को एक बहुत कामयाबी से चलाने के लिए। और आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया है, चाहे वो सफाई हो, चाहे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, हर फैसिलिटी आप वहां पे बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये कांस्टेंट आपके माइंड में चलता रहता है, आप बात करते रहते हैं कि क्या लेटेस्ट आ रहा है, कैसे आपको पता चलता है कि ये नई अब टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें होनी चाहिए? यार देखिए, क्योंकि मेरा आर्मी का बैकग्राउंड था और आर्मी के बैकग्राउंड में हमारे को यही सिखलाते हैं कि आपकी जो संस्था है, आप जिसमें काम करते हो, सोसाइटी से सोसाइटी में आकर जुड़ा 1990, 92 में, 91 में। वो जो बिल्डिंग थी वो बहुत छोटी थी और मेरे को वो जगह पसंद नहीं थी कि ये बच्चे जो स्पेशल बच्चे हैं कि उनके लिए एक बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग में रह रहे हैं जो कि एक पुरानी बिल्डिंग थी। और मेरा विजन था कि अगर मेरे बच्चे एक अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं या मेरे संगी साथियों के बच्चे, हर कोई पिता का होता है अनुमान के मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे स्कूल में जाएं, तो क्यों ना कोई ऐसा भगवान का करिश्मा हो कि ये बच्चे भी ऐसे ही स्कूल में जाएं। तो मेरा पहले दिन से ही ये विचार था कि इन बच्चों के लिए अगर मेरे को भगवान ने चाहा तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये स्पेशल स्कूल मैं बनाऊंगा। और इसमें भगवान ने मेरा साथ दिया और हमको एक वहाँ के लोकल जमींदार हैं जिन्होंने हमारे को 4000 का जगह दान की 2004 में। और 2005 में एक कपल मिस्टर एंड मिसेस प्रेमपुरी हमारे पास स्कूल में आज है 12 फरवरी, 13 जनवरी को हमारे पास वो आए थे 2005 में। और उन्होंने आकर हमारे स्कूल की जो फंक्शनिंग थी वो तकरीबन 3 दिन वो आते रहे, लेकिन कोई बातचीत नहीं की हमारे से और चाय पी के वो वापस दे के चले जाते थे। कभी कभी वो शाम को आते थे, कभी कभी वो रात को आए। और 3 दिन के बाद उन्होंने बतलाया कि हम यहाँ पर अपना स्कूल इन बच्चों के लिए शुरू करने आए थे, लेकिन आपका काम देखकर हम आपको पैसा देंगे और आप अपना स्कूल की तैयारी कीजिए और उसको चलाइए। और ऐसे देखिए जो कारवां था वो बढ़ता गया और आज हमारे पास इस सोसाइटी के पास 4 एकड़ जगह है और तकरीबन 1,36,000 स्क्वायर फुट का बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जो पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। जी, तो आप ये भी बता रहे थे कि आर्मी में आपको यही बताया जाता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट आप शुरू करो कैसे उसको एडवांस रखना है और कैसे टाइम टू टाइम उसे अपग्रेड करना है। कर्नल साहब, लंबा एक्सपीरियंस हो गया आपको इस सेक्टर में काम करते हुए, डिसेबिलिटी सेक्टर में। आपके हिसाब से डिसेबल्ड बच्चों की 4-5 बड़ी क्या समस्याएं हैं आज की डेट में? इसमें तो खैर जो समस्या तो इसमें बहुत है। और जो ये सबसे बड़ी समस्या है ये मेरे ख्याल कैटेगरी वाइज है। जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनकी अलग समस्या है, जो डेफ बच्चे हैं उनकी अलग समस्या है, जो डेफ ब्लाइंड बच्चे हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल समस्या है। और ऐसी जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं
जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, तो सबकी ये अलग अलग विशेष समस्याएं हैं। लेकिन एक बहुत ऊंचे ऊंचे स्तर पर जो सुविधाएं अभी हमारे इन बच्चों को मिलनी चाहिए, जो फैसिलिटीज इन बच्चों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। और इसमें जो राज्य सरकार है उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, और जो केंद्रीय सरकार है उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इसमें बहुत से ऐसे काम हैं जो होने वाले हैं और जो अभी तक नहीं हुए। एक छोटा सा देखिए, मैं बच्चों को कहता हूँ जो नेत्रहीन बच्चे हैं कि उनका एग्ज़ाम अभी भी राइटर के साथ होता है। क्यों नहीं हमारी सरकार ऐसा कोई सिस्टम बनाती कि जो बच्चे हैं वो लैपटॉप के ऊपर अपना एग्ज़ाम दे सकें। छोटी छोटी बातें तो जो एबिलिटी है और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये तो खैर सभी कहीं इनके लिए बहुत रौला पड़ रहा है और काफ़ी कुछ इसमें हो भी रहा है। लेकिन जो ऐसे नुक्ते हैं उनके ऊपर हमारे को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो अभी भी एक ड्रीम है, लेकिन अभी रियलिटी नहीं है। तो ये हमारी रियलिटी है एक्चुअली इंडिया में इस एजुकेशन की फील्ड में इन बच्चों के लिए। अब कर्नल साहब, पंजाब में भी ऐसा हुआ है कि एजुकेशन सिस्टम में ब्लाइंड को भी एमआर बच्चों की कैटेगरी पे डाल दिया है और पेपर उस तरह से आने शुरू हो गए हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल एक बड़ा गलत तरीका इन्होंने बतलाया है। और देखिए, ऐसे है कि जो सरकार है ना वो भी अंधी है। उनको मालूम ही नहीं है कि जो हमारे नेत्रहीन बच्चे हैं उनकी क्या कैपेबिलिटीज हैं। वो तो समझते हैं कि ये जो नेत्रहीन है बच्चा, इसको कोई अकल नहीं है, इसका कोई दिमाग नहीं है, ये कोई सोचने के काबिल नहीं है, कोई अपने पैरों के ऊपर खड़े होने के काबिल नहीं है। जब तक ये सोच हमारे सरकार और पॉलिटिशियंस की ठीक नहीं होगी, ये देश का जो ये दृश्य है वो यहीं पे रहेगा। बहुत से सेमिनार्स, बहुत से मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस सरकार के साथ जो हमारी होती हैं, वो सब में ये पॉइंट हम रेज करते हैं। लेकिन कहीं भी ऐसा इसके ऊपर कोई एक्शन कोई नहीं लेता। और ना ही कभी केंद्रीय सरकार ने जो हमारी ये शिकायतें हैं, जो हमारे नेशनल सेमिनार होते हैं, उनमें भी ये चीज़ें हम रखते हैं। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर कोई अभी सुनवाई नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप बहुत सही कह रहे हैं कि वो समय के साथ चलती आ रही हैं। लेकिन कर्नल साहब, पिछले 3 दशकों से, आप 4 दशकों से लगभग आप काम कर रहे हैं खुद ग्राउंड लेवल पे, तो बहुत सारी चीजें बदली हुई हैं। तो क्या आपको लगता है कि समाज में कुछ पॉजिटिव भी हुआ है डिसेबल्ड के लिए? देखिए, हाँ, ये बड़ी अच्छी मेरे ख्याल है कि जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है पूरी की पूरी पब्लिक में कि जो ये स्पेशल बच्चे हैं हमारे, इनके ये डिसेबल्ड बच्चे नहीं है, ये दीज आर चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटीज। और ये जो स्पेशल एबिलिटीज हैं इन बच्चों की, और मैं तो हर एक को ये कहता हूँ कि ये बतलाइए कि डिसेबल्ड कौन है। जो ये स्पेशल बच्चे जो आपकी बच्चों की तरह लिखते हैं, पढ़ते हैं, एग्ज़ाम वही इनका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है जो आपके बच्चे देते हैं, तो ये स्पेशल एबिलिटीज वाले बच्चे हैं या डिसेबल्ड बच्चे हैं। तो फिर उनको ज्ञान होता है कि नहीं सर, ये वाकई आपकी बात ठीक है कि ये स्पेशल एबिलिटी के बच्चे हैं, ना कि ये डिसेबल्ड बच्चे हैं। और इसके बारे में काफ़ी कुछ अभी चर्चा है। और खुशी की बात ये है कि स्कूलों के कार्यक्रम में भी इसके विषय के ऊपर बच्चों को समझाया जाता है, और बच्चों में जो ये परिवर्तन आ रहा है, ये एक अच्छी आगे के लिए कामयाबी की बात है। कर्नल साहब, हमें ये बताएं, जो आपका अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है फॉर द डेफ इन्फेंट्स, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो जो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर अगर सही से किसी भी स्टेट में काम करे, और काफी सेंटर्स की जरूरत है, अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में काम करे,
तो बहुत सारे लोगों को हम डिसेबल्ड होने से बचा सकते हैं, और जो डिसेबल्ड हैं उनको सही जगह पे हम उनको एडमिशन दिला सकते हैं, उनको बता सकते हैं वो क्या करें। तो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर कैसे आपका काम करता है, ये बताएं। हाँ, मैं इसका पहले आपको बताता हूँ कि अर्ली इंटरवेंशन सेंटर फॉर द डेफ एंड फ्रेंड्स का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो डेफ बच्चे जब बॉर्न होते हैं, काफ़ी देर के संघर्ष के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रूल निकाला है कि जब बच्चे किसी हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में या कहीं भी वो बच्चे का बर्थ होता है, तो उसका जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है उसके ऊपर लिखा जाएगा कि ये बच्चा हेयरिंग बॉर्न है या हेयरिंग इम्पेयर्ड बॉर्न है, क्योंकि उसका एक छोटा सा टेस्ट होता है, जैसे थर्मामीटर होता है OAE, और वो लगाकर पता चलता है कि बच्चे का हेयरिंग पावर ठीक है या नहीं ठीक है। तो अगर बर्थ के ऊपर हमारे को पता चल जाता है कि बच्चा हेयरिंग है या नहीं हेयरिंग है, तो हम उस बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। और ये चीज़ हमने सीखी, चेन्नई में एक संस्था है बाल विद्यालय, और वहाँ पर हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, मैं और मेरे प्रिंसिपल मैडम, और वहाँ पर हमारे को पता चला कि यहाँ पर ये संस्था है बाल विद्यालय। हमने वहाँ पे विजिट किया, तकरीबन 4-5 दिन हम वहाँ पे विजिट किया, और ये जो अर्ली इंटरवेंशन है ये आइडिया फिर हमने वहाँ से सीखा। और जो आजकल का युग है, साइंस है, उसके मुताबिक जो डेफ बच्चे बॉर्न होते हैं, बॉर्न डेफ हैं, उन बच्चों के अंदर इतनी शक्ति होती है कि अगर उस चीज़ को जगाया जाए तो बच्चे दोबारा बोलना और सुनने की उनमें शक्ति दोबारा पैदा हो सकती है। लेकिन ये 2 साल से पहले होना चाहिए। तो जो ये अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स हैं, यहाँ पर हम एडवोकेट करते हैं कि मदर्स जब बच्चा तकरीबन 3, 4, 5, 6 महीने का हो जाता है कि वो इस सेंटर में 2-3 बार हफ्ते में 2-3 घंटे के लिए आए, जहाँ पर एक स्पेशल थेरेपी, साउंड थेरेपी के मुताबिक हम उनकी सिखलाई देंगे। और उद्देश्य हमारा ये है कि 2 साल की ट्रेनिंग के बाद ये बच्चा एक हियरिंग चाइल्ड और एक स्पीकिंग चाइल्ड हो जाए, जिससे कि जो डेफनेस है वो एलिमिनेट हो जाए। ये हमारा उद्देश्य है। और अभी ये जो सेंटर है हमारा शुरू हुआ है, और इसमें क्या सक्सेस मिलता है ये तो अभी फ्यूचर ही बतलाएगा। लेकिन हमारा ये प्रयास है ये देखने के लिए, करने के लिए कि, और हमारे को उम्मीद है कि हमको इसमें जरूर सफलता मिलेगी। इसमें अभी तक कोई आपको सफलता मिली है? नहीं, ये तो अभी जो सेंटर है वो अभी शुरू हुआ है, तकरीबन 2 महीने पहले। क्योंकि इसके लिए जो स्पेशल टीचर्स हैं, टीचर्स अवेलेबल नहीं है कहीं भी। और हमने फिर अपने 2 टीचर्स जिनका के 1.5 साल का कोर्स है बाल विद्यालय में, वो कोर्स उन्होंने करके फिर उसके बाद में ये काम हमारा अभी रेगुलरली शुरू हुआ है। जी कर्नल साहब, इंडिया में अगर हम डिसेबिलिटी सेक्टर में बात करें तो सभी लोगों का ये कहना है कि कोविड के कारण जो डिसेबिलिटी सेक्टर को बहुत बड़ा धक्का लगा है, एजुकेशन प्रभावित हुई है, एम्प्लॉयमेंट प्रभावित हुई है, बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे उनकी नौकरियां गई हैं, बहुत सारे बच्चों के पास आज भी डिवाइसेस नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेस कर सकें। तो हमारा जो सेक्टर है 20 साल लगभग पीछे चला गया है जैसे हम आगे बढ़ के आए थे। आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, जो आपने बताया बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज जो हमारे बच्चे हैं, डेफ बच्चे या ब्लाइंड बच्चे या दूसरे बच्चे, किसी भी प्रकार के बच्चे, सब ये उनका तो जो एजुकेशन का सिस्टम है वो टोटली बिल्कुल ही अपसेट हो गया है। और स्पेशली जो, जैसे मैं अपने स्कूल की बात करूंगा कि हमारे पास 80% बच्चे जो हमारे स्कूल में हैं वो इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से हैं और फ्रॉम द विलेजेस हैं। और हमारे पास स्कूल में बच्चे 13 स्टेट से यहाँ पर हैं जो शिक्षा ले रहे हैं। और इन बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का प्रयास हमने शुरू किया जब ये शुरू हुआ था, और इसमें हमने
एक बड़े बड़े ग्रुप बनाए। पहले तो जैसे डेफ बच्चे हैं, डेफ बच्चों के जो एजुकेशन ऑनलाइन आप कैसे करोगे? हर एक चैप्टर, हर एक लाइन, हर एक वर्ड को पहले आप वीडियो में कन्वर्ट करोगे इन इंडियन साइन लैंग्वेज, और उसके बाद में ही आप बच्चों की जो सिखलाई है वो आप ले सकते हो। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे साथ, हमारे पास, और हमने इस चीज़ में सफलता प्राप्त करने के लिए जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का कंप्यूटर डिपार्टमेंट है उनके साथ संपर्क किया, और उनकी भी एक टीम तैयार की जो कि हमारे स्कूल में टीचर्स के जो ये वीडियोस है एजुकेशन के लिए वो तैयार करे, उनके सिलेबस के मुताबिक वो तैयार करे। और उसका हमने फिर एक ग्रुप बनाया, लिंक बनाया, और जितने भी वीडियोस हम और पंजाबी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाते थे डेफ बच्चों की एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ये पूरे के पूरे वीडियोस क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज उस लिंक के ऊपर अपलोड होते हैं। और ये लिंक हमने पंजाब के पूरे डेफ स्कूल्स को भेजा है ताकि वो इसको इस्तेमाल करके बच्चों की जो एजुकेशन है उसमें उसको आगे बढ़ाए, और आगे उनका जो काम है एजुकेशन वो ठीक ठाक चलती रहे। लेकिन घर में बच्चों के पास, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनके घर में तकरीबन एक मोबाइल होता है। वो बच्चे कहते हैं कि सर पापा ले जाते हैं मोबाइल को जब घर से जाते हैं, जब वापस आते हैं तो जो हमारे दूसरे भाई बहन हैं उनको प्रायोरिटी मिलती है इसको यूज़ करने के लिए। हमारा तो नंबर पता नहीं, जब वो फ्री होता है तो तभी हमारा नंबर पड़ता है। तो ये एक्चुअली प्रैक्टिकल समस्या है जो हमने फेस की है इस पीरियड के दौरान, और यही सिस्टम हमारा ब्लाइंड बच्चों के लिए है। पूरे के पूरे ब्लाइंड बच्चों के लिए भी जो जितनी क्लासेस हैं, पूरी की पूरी क्लासेस 100% क्लासेस हमारी ऑनलाइन चली हैं, और काफ़ी कामयाबी हमने उसमें प्राप्त की। कर्नल साहब, हम ब्लाइंड के बारे में अपने शोज में बहुत बात करते हैं, लेकिन आज जो आप हमें बता रहे हैं डेफ बच्चों के बारे में, जब मैं थोड़ा सा और इस सब्जेक्ट पे आपसे बात करना चाहता हूं ताकि ब्लाइंड लोगों को भी और दूसरे लोगों को भी जागरूकता मिले। मुझे थोड़ा सा आप ये बताएं कि डेफ बच्चों को लेके और डेफ ब्लाइंड बच्चों को लेके जो आपका स्कूल है उसमें कैसे आप काम करते हैं, उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज है, किस तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग उनको देते हैं, क्या उनको भी एम्प्लॉयमेंट के अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उसके बारे में हमें बताएं आपके वहाँ क्या क्या होता है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला। जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके क्योंकि ब्लाइंड बच्चे एजुकेशन में बहुत माहिर होते हैं, और ज़्यादा संख्या जो ब्लाइंड बच्चों की है वो जब स्कूल से क्लास 12 पास करके जाती है तो वो तकरीबन सभी बच्चे डिग्री लेते हैं, एमए करते हैं, और कुछ बच्चे तो पीएचडी में भी उनको कामयाबी मिली है। लेकिन जो डेफ बच्चे हैं उनके लिए कोई ऐसी संस्था नहीं है जहाँ पर वो उनके लिए साइन लैंग्वेज की फैसिलिटी हो। तो जो बच्चे हमारे डेफ बच्चे हैं उनको हम 3 श्रेणी में अलग अलग करते हैं। पहले हैं जो बहुत ही गरीब परिवार के बच्चे होते हैं जिनके पास कमाई का साधन नहीं है, वो चाहते हैं कि हमको जॉब मिल जाए, हम उनके लिए कोई ना कोई जॉब ढूंढ के बच्चों को जॉब दिलाते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है वो है जो बच्चे एकेडमिकली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो किसी ना किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं, ये हम उनको किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन दिलाते हैं, और साथ ही में हम उनको पूरी की पूरी जो उनको फैसिलिटी चाहिए, मदद चाहिए इंडियन साइन लैंग्वेज में, वो क्लासों के बारे में, सिलेबस सिखाने के बारे में वो पूरी हम उनको देते हैं। और तीसरी कैटेगरी के बच्चे हैं जो किसी वोकेशनल ट्रेनिंग या कोई ऐसी चीज़ में वो पढ़ना चाहते हैं। तो इन 3 कैटेगरीज में हम इन बच्चों को डिवाइड कर इनको अलग अलग इनके पेरेंट्स को और उनकी काउंसलिंग करते हैं, और उसके मुताबिक उनका जीवन आगे बढ़ता है। और डेफ ब्लाइंड बच्चे जो हैं उनके बारे में बताइए। देखिए, जो डेफ ब्लाइंड बच्चे हैं वो तो एक बहुत स्पेशल कैटेगरी है। डेफ ब्लाइंड बच्चों का हमारा मेन उद्देश्य यही होता है
कि वो अपनी जो डेली लिविंग स्किल्स हैं पहले तो उसमें वो माहिर हो जाएं। पहली बात तो जो डेफ ब्लाइंड बच्चे हमारे पास आते हैं वो फिजिकली इतने वीक होते हैं कि कुछ बच्चे चल भी नहीं पाते और कुछ बच्चे बैठ भी नहीं पाते, क्योंकि घर में सिर्फ उनको 24 घंटे एक बिस्तर के ऊपर लिटा के रखते हैं। कोई उनको ऐसी देखभाल नहीं होती कि उन बच्चों को भी कोई ना कोई उठा के और उनको जो नॉर्मल हमारा डेली लाइफ है कि उसमें उनको डाले, बिल्कुल नहीं। जब वो स्कूल में आते हैं तो हमने जब ये देखा कि इन बच्चों का ये हालत है तो हमने वहाँ पे एक स्पेशल ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर खोला, जिसमें हमने क्वालिफाइड स्टाफ रखा है जो इन बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी में पहले डेली लिविंग स्किल्स के बारे में जानकारी देते हैं। और मेन मकसद ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर का है कि उनकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग किए जाए, उनकी जो फिजिकल फिटनेस है उसको उस लेवल के ऊपर लाया जाए कि वो दूसरे बच्चों की तरह अपने आप इंडिपेंडेंटली चल सकें, बैठ सकें, देख सकें और अपने जो डेली उनका रूटीन है वो उसको फॉलो कर सकें। तो इसी चीज़ को अपनाने के लिए और सिखलाने के लिए हमको कई वर्ष लग जाते हैं उन बच्चों को ये सिखलाई देने के लिए। जहाँ तक उनकी लिखाई पढ़ाई का काम है, सिर्फ उनको हम आइडेंटिफिकेशन लेवल जो अलग अलग चीज़ों का यूज आइडेंटिफिकेशन अगर हम उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वही हमारी काफ़ी बड़ी कामयाबी है। लेकिन जो बच्चे ज़िंदगी में लेट ऐसे इस डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं वो पूरे का पूरा ब्रेल वगैरह सब कुछ सीख लेते हैं और लिखाई पढ़ाई में वो पूरा माहिर होते हैं। तो ये संस्था ये जो डेफ ब्लाइंड बच्चों का जीवन है वो ऐसे ही चलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने बात बताई है और बहुत सारे लोगों को ये एक नई चीज आज आपके माध्यम से सुनने को मिली होगी कि किस तरह से वो जीवन व्यतीत करते हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो सर आपसे बात करते होंगे? देखिए, उनका जो डेफ ब्लाइंड बच्चे हैं इनका एक स्पेशल वो लैंग्वेज है, टैक्टाइल साइन लैंग्वेज, टाइपिंग ऑन द फिंगरप्रिंट्स। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे स्कूल में जितने भी डेफ बच्चे हैं, जितने भी ब्लाइंड बच्चे हैं, सब एक दूसरे से वो जो ये टैक्टाइल साइन लैंग्वेज है इससे वो बातचीत करते हैं। जो ब्लाइंड बच्चा है वो हमारे डेफ बच्चे से बात कर सकता है, जो डेफ बच्चा है वो हमारे ब्लाइंड बच्चों से बात कर सकता है। और ऐसी जो हमारे डेफ बच्चे हैं वो पूरी की पूरी बातचीत जो डेफ ब्लाइंड बच्चे हैं, बड़े बच्चे हो जाते हैं, उनके साथ ये टैक्टाइल साइन लैंग्वेज में बातचीत वो करते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि जो उनका हाथ की हथेली है उसके ऊपर आप कैपिटल इंग्लिश लेटर्स में आप जो लिखोगे वो आप उसको लिखकर कन्वे कर सकते हो और वो उसका जवाब आप ही हथेली के ऊपर कैपिटल इंग्लिश लेटर्स में लिख कर देगा। कर्नल साहब, आपकी हॉबीज क्या हैं? हॉबीज तो मेरी, देखिए, फौज में तो मेरी हॉबी थी, स्पोर्ट्स मेरी हॉबी थी, और तो मेरी कोई ऐसी कोई हॉबी लेने का कोई ऐसे मेरे को कोई टाइम नहीं मिला। और रिटायरमेंट के बाद भी मैंने कोई हॉबी या कोई ऐसा आउटिंग वगैरह कि मैं कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि इसी चीज में पूरा समय मेरा निकल जाता है। सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी क्या है? व्हाट इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? हैप्पीएस्ट मोमेंट जब मैंने डिसीजन लिया टू क्विट द आर्मी एंड टेक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। और मेरे ख्याल में जो वो डिसीजन था मेरा, मैं उससे इतना खुश हूँ और भगवान से कहता हूँ कि आपने वो शक्ति दी मेरे को ये डिसीजन लेने के लिए। व्हाट इज द मोस्ट इमोशनल मोमेंट फॉर यू? इमोशनल मोमेंट मेरी जिंदगी में बहुत आते हैं जब इन बच्चों के साथ में मिलता हूँ, खेलता हूँ, देखता हूँ, बातचीत करता हूँ। और ये इमोशनल मोमेंट तो देखिए जिंदगी में हर रोज आते हैं, क्योंकि ये बच्चों के साथ 24 घंटे रहने के बाद हर रोज कोई ना कोई नई समस्या सामने आती है जिसको हमारे को मीट करना पड़ता है और देखना पड़ता है।
और इमोशनल मूवमेंट तो ये बच्चों के साथ मेरे ख्याल मेरा हर पल निकलता है। आप सोसाइटी के अंडर काफी प्रोजेक्ट बहुत सफलतापूर्वक प्राउडली रन कर रहे हैं, पर क्या अभी भी कोई मन में चाहत है कि कोई ऐसा काम ये मुझे अभी करना है? नहीं, मेरा तो अभी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है कि मैं एक वोकेशनल, एक बहुत हाई क्लास वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर शुरू करूं, और इसमें हमारी कई संस्थाओं से और कईयों से एनजीओ से बातचीत चल रही है कि हम एक बड़ा अच्छा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर द ब्लाइंड, फॉर द डेफ एंड मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए, जिसमें हॉस्टल की फैसिलिटी भी हो, और जितने भी वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं जो के बच्चों को प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ सिखलाते हैं, वो मेरा एम है अभी जिंदगी में कि मैं उसको शुरू करूं। और मेरे को पूरा इसकी पंजाब में जरूरत भी है। कोई भी एक इंटरनेशनल या क्वालिटेटिव वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर अब पंजाब में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और यही मेरे मन में है कि मैं इन बच्चों के लिए ये जो ट्रेनिंग सेंटर है ये शुरू करूं। और मेरी कोशिश है कि 1 अप्रैल 2022 को इसमें कोई 3-4 वोकेशनल ट्रेनिंग जो ट्रेड्स हैं वो देखकर कि उनमें ये हम इसको शुरू करें। इनिशियली हमारे पास, क्योंकि हमारा स्कूल बहुत बड़ा है, तकरीबन 64 क्लासरूम्स हैं स्कूल में, उसमें एक फ्लोर हमारी अभी खाली पड़ी है फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। तो वो फ्यूचर एक्सपेंशन मैं सोच रहा हूँ कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया जाए, और फिर स्कूल के नज़दीक कहीं और ज़मीन लेकर नई बिल्डिंग बनाकर ये वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू होगा, और इसमें मेरे को विश्वास है कि पूरी सफलता मिलेगी। बिल्कुल सर, बेशक आपके हौसले इतने बुलंद हैं तो क्यों नहीं। ये बताएं कर्नल साहब, आपके वहाँ एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, और कैसे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं अगर किसी को आप वहाँ एडमिशन लेनी है? देखिए, पहली तो जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें कोई फीस चार्ज नहीं होती, और सिलेक्शन क्राइटेरिया सिर्फ है उसका बच्चे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कि बच्चे का डिसेबिलिटी वो आइदर डेफ होना चाहिए या ब्लाइंड होना चाहिए या डेफ ब्लाइंड होना चाहिए। इन 3 कैटेगरी के बच्चे हम लेते हैं, और जो इस 3 कैटेगरी के बच्चे विद द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हमारे पास आते हैं उन सबको हम एडमिशन देने की कोशिश करते हैं। एज कोई बड़ा क्राइटेरिया नहीं है हमारे पास। हम नर्सरी क्लास में भी बच्चे जो 9-9, 10-10 साल के बच्चे हैं जिनको कोई ऐसा कोई मौका नहीं मिला किसी स्कूल में जाने के लिए, वो भी हम कोशिश करते हैं, और उनकी स्पेशल क्लासेस लेकर फिर उनको ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट देकर बच्चों को बड़ी क्लासों में हम भेजते हैं। तो क्राइटेरिया सिर्फ हमारा एक है कि बच्चा अगर पुअर फैमिली का हो तो वो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, और दूसरा कि वो सीखने का चाहवान हो, सिर्फ यही चीज है। कोई अपना ईमेल आईडी या कोई कांटेक्ट नंबर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जहां लोग आपके साथ कांटेक्ट कर सकें? हाँ जी, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। जो हमारा ईमेल आईडी है वो है deafblind1967@gmail.com। जी, मैं दोबारा बोलता हूँ, deafblind1967@gmail.com, और हमारी वेबसाइट है www.patialaschool.org। जी, www.patialaschool.org। और मेरा मोबाइल नंबर है 9780043892, और हमारे प्रिंसिपल का नंबर है 9780043893। 92 और 93 ये नंबर्स है हमारे स्कूल के। काफी समय मैंने आपका ले लिया कर्नल साहब, एक आधा सवाल और आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ जी। कर्नल साहब, ये बताएं मुझे, आपकी मीटिंग्स होती हैं ब्यूरोक्रेट्स के साथ, लीडर्स के साथ मिलते हैं, आप कई कमेटीज पे भी हैं,
क्या कारण है कि वो डिसेबिलिटी को लेके इतना सेंसिटिव नहीं है जितना उनको होना चाहिए? देखिए, जो मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग में तो सभी कहीं वो कहते हैं कि हाँ जी, जो आपका पॉइंट है वो बहुत वैलिड है और हम उसको मानते हैं और कोशिश करेंगे कि इसको हम अपनाएं और इसकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी को हम चेंज कर कर आपको इन बच्चों को दें। लेकिन प्रैक्टिकली देखा है कि बेसिकली इनसेंसिटिविटी टू द इशू है कि जो ये हमारे ऑफिसर्स हैं वो इनसेंसिटिव हैं टूवर्ड्स दीज इश्यूज फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन। मेन रीजन यही है। और दूसरा ये भी हो सकता है लैक ऑफ स्टाफ, एडुकेट स्टाफ नहीं है इन जो ये इनके ऑफिसेज हैं, और दूसरा मे बी के फाइनेंसेस भी नहीं मिलते इनको अपना पूरा काम करने के लिए और जो इश्यूज पेंडिंग है उनको चलाने के लिए। मेन रीजन यही है। क्या आपको लगता है कि अगर डिसेबल्ड लोग भी पॉलिटिक्स में आए, अगर हमारी रिप्रेजेंटेशन बढ़े पार्लियामेंट में या विधानसभा में, जैसे राष्ट्रपति साहब कुछ सीटें मनोनीत करते हैं आर्ट के बेस पे, कल्चर के बेस पे, तो 2 सीटें डिसेबल्ड के लिए रिजर्व हो ताकि वो अपनी बात भी पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में रखे, तो उससे कोई चेंज आएगा? क्या देखिए, ये तो बहुत बड़ी चेंज ला सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है इससे कि अगर कोई हमारा नुमाइंदा पार्लियामेंट में ये सवाल ढूंढने द जीरो और बहुत से मौके मिलेंगे उस सदस्य को अपनी आवाज उठाने के लिए, तो जो आवाज जब इतने 525 एमपीज के पास पहुंचेगी तो उसका जरूर कोई ना कोई इफेक्ट होगा। और ये अगर हो जाए तो ये एक बड़ा अच्छा फ्लैग इन और ये सब बच्चों के लिए होगा कि हमारे बच्चों का जो तकदीर है वो शायद बदलनी शुरू हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में मांग चल रही है कि 2 सीटें डिसेबल्ड के लिए होनी चाहिए पार्लियामेंट में। हाँ जी, हाँ, ये चल रहा है। देखिए कर्नल साहब, आपको काफी अवार्ड भी मिले हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, कैसे देखते हैं अवार्ड्स को? क्या देखिए, अवार्ड तो ऐसे है कि अगर हमारा काम अच्छा है तो अवार्ड का हमारे को कोई ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल इंडिया में ये एक ऐसा एनजीओ है जिसको 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी। और अभी 3 दिसंबर को 2021 में बेस्ट एनजीओ इन इंडिया इन स्पेशल एजुकेशन का अवार्ड हमारे को मिला है। मेरे ख्याल इससे ऊंचा तो अवार्ड कोई और नहीं होगा किसी एनजीओ के लिए। और यही है कि हमारे को उत्साह मिलता है कि हाँ, हमारी जो इतनी 54 साल का काम है वो गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया, वही हमारे बच्चों के लिए इनाम है। आपके जो प्रेरणादायक स्रोत हैं, आप किसे मानते हैं? हु इज योर इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी? मैं दैट इज माय फादर ओनली। मैं उन्हीं के नक्शे कदम में चलना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने भी अपना जीवन ऐसे कामों में लगाया और मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपना जीवन ऐसे कामों में लगाऊं। और मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके जो डोनर्स हैं, जो पब्लिक है, अगर उसमें एक बार ये कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है कि जो ये संस्था है इसमें एक नया पैसा बच्चों के ऊपर लगता है, ना कि किसी और गलत काम में लगता है, तो दान की कमी नहीं रहती। जो दान है वो इतना दान आता है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तकरीबन 15 करोड़ रुपया लगा है उसके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के ऊपर। और ये पूरा 15 करोड़ ये दान में आया है। एक नया पैसा भी किसी संस्था का या किसी गवर्नमेंट का नहीं लगा उसमें। बिल्कुल। क्या मैसेज रहेगा आपका लोगों को? मेरा लोगों से मैसेज यही है कि आप इन बच्चों को ये मत सोचिए कि ये डिसेबल्ड बच्चे हैं, ये स्पेशल बच्चे हैं और इनकी जो स्पेशल एबिलिटी है उसको आप अपनाएं, उसको आप देखें। और मेरा सबके लिए यही मैसेज होता है कि ये बच्चे भी उसी भगवान के बच्चे हैं और उसी पेरेंट्स के बच्चे हैं जो आपके बच्चे हैं, और इनके लिए जो आप कर सकते हो उतना कम है। जी, थैंक यू सो मच कर्नल साहब, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और ईश्वर आपकी
आयु लंबी करे और आपको अच्छी सेहत बख्शे, ताकि आप ये काम कंटिन्यू करते रहे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। मैं रेडियो उड़ान का भी शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मेरे को मौका दिया अपने विचार देने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने बात की कर्नल साहब से, जो सोसाइटी के अंदर 4 प्रोजेक्ट रन करते हैं। और अगर आपके आसपास कोई डिसेबल्ड है तो आप जरूर उन्हें तमाम चीजों के बारे में बताएं, ताकि वो अपनी एजुकेशन हासिल करें और अपने जीवन को इंडिपेंडेंटली डिग्निटी के साथ जी सकें। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा